हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे अध्याय 3 विद्युत धारा। टॉपिक का नाम है व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत। बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ध्यान से पढ़ेंगे। सन 1842 में किसी चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए इंग्लैंड के भौतिकविद एस सी व्हीटस्टोन ने एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया जिसे व्हीटस्टोन सेतु का सिद्धांत कहते हैं। तो इसमें चालक का प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोधों का एक व्यवस्था किया। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चित्र बनाएंगे। चित्र बनाते हैं। यहाँ पर 4 भुजा बनाना पड़ेगा। यहाँ पर ये पहला भुजा हो गया, दूसरा भुजा, तीसरा भुजा और ये चौथा भुजा। 4 भुजा हो गया इसमें। अब इसमें चारों कोने को हम नाम देंगे ए, बी, सी और इस कोने का नाम है डी। ए और सी के बीच में एक सेल और एक की जोड़ देंगे। ए और सी के बीच में एक सेल जोड़ देंगे और एक की जोड़ देंगे। इसका नाम रहेगा K1, इसका नाम रहेगा सेल E। ये प्लस सिरा, ये माइनस सिरा। ए और डी के बीच में एक धारामापी जोड़ देंगे और एक कुंजी जोड़ देंगे। ए और डी, बी और डी के बीच में बी में यहाँ पर एक धारामापी रहेगा और यहाँ पर एक कुंजी रहेगा जिसका नाम रहता है K2। उसको डी सिरा से जोड़ देंगे। अब जब हम बटन K1 को चालू करेंगे, स्विच को चालू करेंगे, तो ये सेल से विभवांतर उत्पन्न होगा और ये धारा बहेगी। यहाँ पर बहने वाली धारा का मान I होगा। कि जब धारा बिंदु A पर आएगी तो धारा को जाने के लिए 2 मार्ग मिलता है, AB मार्ग और AD मार्ग। तो हमने सबसे पहले हमको मानना पड़ेगा कि इनका प्रतिरोध क्या है। ये किसी चालक तार है, इसका प्रतिरोध है P। ये भी कोई चालक तार है, इसका प्रतिरोध है Q। और यहाँ पर है प्रतिरोध तार का R और यहाँ पर है S। इसमें 4 भुजा में 4 प्रतिरोध P, Q, R, S। अब देखते हैं कि सेल से जो धारा आने वाली धारा है वो A बिंदु पर 2 मार्ग में जाती है। इसके लिए 2 मार्ग है, एक है AB मार्ग और एक है AD मार्ग। तो AP मार्ग से बहने वाली धारा को हमने मान लिया I1 और R से बहने वाली धारा को मान लिया हमने I3। इसी प्रकार से जब बिंदु बी पर धारा I1 पहुंचती है तो उसको जाने के लिए 2 मार्ग है, एक धारामापी से होकर जाएगी और एक ये BC मार्ग पर जाएगी। तो BC मार्ग पर जाने वाली धारा को हमने मान लो I2 और इस धारामापी से होकर जाने वाली धारा को मान लिया IG। अब हम बिंदु डी पर देखते हैं 2 धारा आ रही है, IG धारा और I3 धारा। तो S प्रतिरोध से जाने वाली धारा जो हो जाएगी वो है IG प्लस या I3 प्लस IG। तो ये हमारा चित्र बन गया। अब चित्र के बारे में तो पढ़ेंगे, पहले इसका सिद्धांत को थोड़ा पढ़ लेते हैं। सेतु की संतुलन की अवस्था में, ये जब सेतु जो है चारों प्रतिरोध संतुलन में रहेगा तो 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। सेतु जब संतुलन अवस्था में कब रहेगा? जब धारामापी से कोई विक्षेप नहीं बहेगा। तो सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। हमको यहाँ लिख सकते हैं P/Q बराबर R/S। जो P और Q है यहाँ दिख रहा है, P और Q, P और Q, R और S। P/Q और बराबर R/S, इसको सिद्ध करना है हमको।
चलिए तो इसके बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, चित्र के बारे में। व्हीटस्टोन ने 4 प्रतिरोध PQRS चतुर्भुज के चारों भुजा पर रख दिया, उनको जोड़ दिया चतुर्भुज के चारों भुजा पर PQRS 4 प्रतिरोध को। एक विकर्ण A और C के बीच एक सेल और एक K1 की जोड़ दिया। दूसरे विकर्ण पर एक धारामापी और धारामापी कुंजी K2 जोड़ दिया। चारों प्रतिरोधों में इस प्रकार व्यवस्था किया कि यदि सेतु संतुलन में रहेगा तो धारामापी से कोई विक्षेप नहीं होगा, तब होगा P/Q बराबर R/S। सेतु के संतुलन की अवस्था में किन्हीं भी दो भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात से संलग्न दो भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। ये व्हीटस्टोन ने बताया। अब हम इसको सिद्ध करेंगे। चलिए सिद्ध करते हैं सूत्र की स्थापना। ये जो प्रश्न है 3 नंबर का लायक है, 3 से ज्यादा के नहीं है। ये पाठ जो है, ये लेसन जो है, 2 प्रश्न 2 नंबर के आएंगे और 3 नंबर का 1 प्रश्न आएगा। तो चलिए अब हम करते हैं सूत्र की स्थापना। सूत्र की स्थापना के लिए हमको चित्र को ध्यान में रखना पड़ेगा। सूत्र की स्थापना, मान लो सेल कुंजी K1 और धारामापी कुंजी K2 को दबाने पर प्रतिरोध PQR और S में क्रमशः I1, I2, I3 तथा I4 धारा प्रवाहित होती है। मान लो धारामापी में बहने वाली धारा IG है। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे चित्र में बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। बिंदु B पर देखेंगे चित्र में और किरचॉफ के नियम से हम किरचॉफ के प्रथम नियम से हम लिखेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम जो है वो है कि संधि पर आने वाली धारा और संधि से जाने वाली धारा का मान बराबर होता है। या दूसरा उसका है कि किन्हीं भी परिपथ की किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग 0 होता है। तो हम यहाँ चित्र में देखेंगे बिंदु B पर आने वाली कौन सी धारा है I1, जाने वाली कौन सी धारा है I2 और IG। तो यहाँ बिंदु B पर यह हो जाएगा I1 माइनस I2 माइनस IG इक्वल टू 0। तो यहाँ हम लिखेंगे I1 आने वाली, I2 जाने वाली, IG जाने वाली। तो इसके बराबर क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। यह है बिंदु B पर किरचॉफ के प्रथम नियम से। या इसको हम लोग लिख सकते हैं I1 बराबर I2 दूसरे साइड चले जाएगा और IG भी दूसरे साइड चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा। अब हम लिखेंगे कि सेतु की संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा नहीं बहती है। यहां लिखेंगे सेतु की संतुलन की स्थिति में, सेतु के संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा नहीं बहती है। धारामापी से कोई धारा नहीं बहती है। तो IG बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब ये जो ऊपर का समीकरण है, ऊपर के समीकरण में हम लोग IG का मान 0 रख देंगे तो क्या मिलेगा, I1 बराबर I2 प्लस 0 मिलेगा। यहाँ 0 रख देना IG की जगह, तो क्या मिलेगा, I1 बराबर I2। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 हो जाएगा। अब इसी प्रकार से हम लोग बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से लिखेंगे। बिंदु D पर इसी प्रकार बिंदु B और बिंदु D को याद रखना पड़ेगा। बिंदु D पर किरचॉफ के प्रथम नियम से किरचॉफ के प्रथम नियम से ऐसा लिखेंगे। बिंदु D पर हम लोग चित्र देखेंगे। बिंदु D पर क्या है, ये देखिए बिंदु D पर हम किरचॉफ के नियम से देखेंगे आने वाली धारा कौन सी है। आने वाली धारा है I3 और IG और जाने वाली धारा जो है
वो है I3 प्लस IG। इनको हम लोग दोनों को सम्मिलित मिला के हम लोग बोल देते हैं I4। तो I4 हो जाएगा। आने वाली धारा I3 और IG और जाने वाली धारा जो है I4 है यहाँ पर। तो आने वाली धारा I3 और IG और जाने वाली धारा जो है ये दोनों का योग है I3 प्लस IG। तो इसके जगह हम लोग एक ही लेंगे I4। तो यहां लिखेंगे I3 प्लस IG माइनस I4 बराबर 0 लेना है। अब ऋण को दूसरे साइड ले जाएंगे। I3 प्लस IG इक्वल टू I4। सेतु की संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। सेतु की संतुलन की स्थिति में धारामापी से कोई धारा प्रवाहित नहीं होती है। धारामापी से धारा नहीं बहती है। अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो IG बराबर हो जाएगा 0। अब हम देखते हैं ऊपर के समीकरण में, यहां IG 0 रख देंगे तो क्या हो जाएगा, I3 प्लस 0 बराबर I4। तो I3 बराबर क्या हो जाएगा, I4 हो जाएगा। ये है समीकरण नंबर हमारा 2। ये हमारा समीकरण 2 हो गया। अब आगे देखते हैं कि चित्र से देखेंगे कि किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद जाल ABDA में। अब हम किरचॉफ के द्वितीय नियम से लेंगे। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद परिपथ या बंद लूप ABDA में हम देखते हैं। चित्र में ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम लागू करेंगे। कि देखिए ABDA में किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग जो है उस परिपथ के जो सेल है उसके विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। यह देखेंगे ABDA में कोई सेल लगा नहीं है तो दूसरे साइड 0 हो जाएगा। I1P गुना कर देंगे, IG और G को गुना कर देंगे। हम लोग A से B दिशा में जा रहे हैं तो अब B से D, तो ये दोनों धनात्मक हो जाएगा। I1P और IG धनात्मक हो जाएगा और D से आ जाएंगे तो I3 और R जो है वो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे चित्र से यहाँ लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, I1P प्लस IG माइनस I3R इक्वल टू 0। ये हम लोग किरचॉफ के द्वितीय नियम से लिख सकते हैं। I1P A से B में बहने वाली धारा और प्रतिरोध और B से D में बहने वाली धारा और प्रतिरोध और जो है D और A के बीच बहने वाली धारा और प्रतिरोध उल्टी दिशा में है। अब इसको थोड़ा सा हल करेंगे। इसको हम लोग I3R को दूसरे साइड ले जाएंगे। I1P IG इक्वल टू I3R हो जाएगा ये। अब हम देखते हैं कि सेतु की संतुलन की स्थिति में यहां लिखेंगे सेतु के संतुलन की स्थिति में हम लोग जानते हैं कि धारामापी से कोई धारा नहीं बहती और जो IG और का मान जो होता है वो 0 होता है। तो ऊपर के समीकरण में IG 0 रख देंगे। चलिए रखते हैं, इसको 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा I1P ये 0 हो जाएगा पूरा इक्वल टू I3R।
तो इसको अच्छे से लिखेंगे, जीरो को हटा देंगे तो क्या होगा, I1P बराबर I3R। ये हमारा हो जाएगा समीकरण नंबर 3 हो जाएगा। ये हो गया हमारा समीकरण नंबर 3। अब फिर से हम लोग देखेंगे दूसरा बंद लूप लेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम से। किरचॉफ के द्वितीय नियम से बंद लूप। अब हम दूसरा बंद लूप लेंगे। हम लोग जो बंद लूप लेंगे उसका नाम है BCDB। में चित्र में देखते हैं BCDB BCDB। BC में I2 और Q है, धारा I2 है, प्रतिरोध Q है, और ये दिशा में जाएंगे हम लोग B से C से D में जाएंगे तो दिशा उल्टी पड़ रही है, I4S, और यहाँ पर धारा IG और G है। तो I2Q माइनस I4S माइनस IG I2Q माइनस I4S माइनस IG। अब कोई भी इसमें सेल नहीं है, विद्युत वाहक बल नहीं है, तो दूसरे साइड जो रहेगा वो जीरो रहेगा, क्योंकि किरचॉफ का द्वितीय नियम कहता है कि किसी बंद जाल में जो बहने वाली धारा और संगत प्रतिरोधों का गुणनफल का योग उस परिपथ में विद्यमान विद्युत वाहक बल के योग के सेल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है। तो हमने यहाँ देख लिया, जो आएगा उसको यहाँ लिखते हैं। चित्र से क्या आएगा, चित्र से आएगा I2Q माइनस I4S माइनस IG कैपिटल G बराबर 0, ये आएगा। अब यहाँ लिखेंगे सेतु के संतुलन। अच्छा, पहले इसको जो ऋण है उसको दूसरे साइड ले जाना रहता है, तो यहाँ हम लोग जो ऋणात्मक संख्या है उसको दूसरे साइड ले जाएंगे, I4S प्लस IG दूसरे साइड ले गए। अब लिखेंगे सेतु की संतुलन की स्थिति में सेतु की संतुलन की स्थिति में क्या होता है, धारा में से बहने वाली धारा जीरो हो जाती है। तो इसी मान को हम ऊपर वाले समीकरण में यहां रखेंगे तो जीरो हो जाएगा, तो I2Q बराबर I4S हो जाएगा। इसलिए I2Q बराबर I4S प्लस यहाँ जीरो रख देंगे, यहाँ जीरो रख देंगे, तो क्या मिलेगा हमको, I2Q बराबर I4S मिलेगा। समीकरण नंबर 4 मिल गया हमको, समीकरण 4 मिल गया। अब हम समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर लिखेंगे समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर समीकरण 3 देखेंगे I1P बराबर I3R। I1P बराबर I3R, और हमारा 4 नंबर क्या है I2Q, तो नीचे I2Q लिख देंगे। इधर क्या है I4S है, तो यहाँ लिख देंगे I4S। तो ये आ गया हमारा I1P बटे I2Q इक्वल टू I3R बटे I4S। अब हम समीकरण 1 और समीकरण 2 में हम क्या निकाले थे उसको हम यहाँ पर लिखेंगे। समीकरण 3 में समीकरण 4 का भाग देने पर हमको मिल गया I1P बटे I2Q और I3R बटे I4S। अब हम लोग समीकरण 1 और 2 देखेंगे कि समीकरण 1 और 2 में हम लोग क्या निकाले थे। समीकरण 1 व समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 से हम लोग क्या क्या निकाले थे। समीकरण 1 से निकाले थे I1 बराबर I2
और समीकरण 2 से हम लोग निकाले थे I3 बराबर I4। हम लोग देख लेंगे, हम लोग जब सूत्र की स्थापना किए तो क्या निकाले थे हम लोग देख लेते हैं। चलिए, इस सूत्र की स्थापना हम लोग किए थे, बिंदु बी पर किरचॉफ के प्रथम नियम से हम लोग निकाले थे। तो बिंदु बी पर किरचॉफ के नियम से हम लोग निकाले थे समीकरण 1 I1 बराबर I2 दिख रहा है, I1 बराबर I2 समीकरण 1 से हम लोग निकाले थे। और इसी प्रकार से हम लोग जब बिंदु डी पर लिए थे किरचॉफ के प्रथम नियम से, तो हमने जो है हमें समीकरण मिला था, समीकरण नंबर 2 मिला था I3 बराबर I4। तो हमको समीकरण 1 से मिला I1 बराबर I2 और समीकरण 2 से मिला I3 बराबर I4। तो हम इन दोनों का जो है अप्लाई करेंगे यहाँ पर, जो हमको सवाल मिल रहा है। ये देखिए, समीकरण 1 से I1 बराबर I2 और समीकरण 2 से I3 बराबर I4। तो यहाँ पर जो समीकरण I1 और I2 बराबर हो जाएंगे और I3 और I4 बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम एक बार लिखेंगे, फिर से एक बार उनको फिर से लिख देंगे, I1P बटे I2Q बराबर I3R I4S। और यहाँ पर हम I1 I2 बराबर है तो इसको हम काट देंगे, ऐसे बराबर है तो बराबर कट जाएगा, I3 I4 कट जाएगा। तो हमको क्या मिला, P बटे Q बराबर R बटे S मिलेगा। P Q क्या चीज है, R S क्या चीज है, हम फिर से एक बार चित्र देखेंगे और यही लिखेंगे, यहाँ लिख देते हैं, फिर देखेंगे यही व्हीट स्टोन सेतु, यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। यदि इसी प्रकार से आप लिखेंगे तो कोई नंबर नहीं कटेगा। साफ लिखना है, सुंदर लिखना है और अच्छा लिखना है, घुमा फिरा के नहीं बात करना है। तो हम लोग देख लेते हैं कि P Q और R S क्या चीज है, हम लोग देखते हैं यहाँ पर। ये देखिए चित्र फिर से एक बार, P बटे Q R बटे S क्या था, व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत क्या था, सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। संतुलन की स्थिति में, संतुलन की स्थिति में किन्हीं दो संलग्न भुजा, ये संलग्न भुजा है, ये संलग्न भुजा के प्रतिरोध का जो अनुपात होगा P बटे Q, अन्य दो संलग्न भुजा है R S, उनके प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होगा। यही तो व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। सेतु की संतुलन की अवस्था में किन्हीं दो संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष दो संलग्न प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है, अर्थात P बटे Q बराबर R बटे S। यही व्हीट स्टोन सेतु का सिद्धांत है। तो आज बस इतना ही, कल एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। और यदि आपको पढ़ाई अच्छा लगता है और आपको लगता है कि हमको नोट्स बनाना चाहिए, तो आप वीडियो देखकर नोट्स बना सकते हैं। अब बहुत जरूरी है कि हम सुंदर सा नोट्स बनाएं, क्योंकि हम जैसा प्रेजेंटेशन हम उत्तर पुस्तिका में देंगे, हम जो जांचने वाले सर के पास तो नहीं रहेंगे, वो हमारी उत्तर पुस्तिका को देख करके हमें नंबर देंगे। तो अच्छा सुंदर सा चित्र बनाना, रंगीन भी बना सकते हैं और पेंसिल से बना सकते हैं, काट पीट नहीं होना चाहिए वहां पर। और यदि आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सुंदर सा नोट्स बना लीजिए, आपको अच्छा नंबर मिलेगा। तो कल फिर एक नया टॉपिक लेकर आएंगे। धन्यवाद।